हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर एस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है आपकी द 10 मिनट्स स्टडी शो। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। तो यहाँ पर सभ्यताओं के बारे में हम बात करें, जहाँ से आपके जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखो, हम इसको डिवाइड करके देखें कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और जो है नव पाषाण काल की बात करें। जिस प्रकार से पुरा पाषाण काल से जो है विकास जो हुआ है नवपाषाण की तरफ, तो एक इंपॉर्टेंट एक लाइन आपको याद रखनी है कि दिल्ली में जो है 1961 में क्या हुआ था, यहां पर एशियाई विद्वानों का जो है सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब दूसरी बात आती है कि यहां पर पुरा पाषाण काल की बात करें कि पुरा पाषाण काल की जानकारी जो है वो सर्वप्रथम प्रामाणिक जानकारी जो है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई, तो ध्यान रखेंगे 1863 ईस्वी की बात है और यहां पर रॉबर्ट ब्रूस फ्रिट के द्वारा जो है ये जानकारी दी गई। वहीं हम मध्य पाषाण काल जिसे जो है माइक्रोलिथिक के पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, तो इस बात की जानकारी जो है 1867 में किसके द्वारा, यानी कि मध्य पाषाण काल की प्रामाणिक जानकारी जो है वो C.L. कार्लाइल के द्वारा दी गई थी। वहीं हम नव पाषाण की बात करें तो 1860 की बात करें तो मैसूरियर के द्वारा जो है ये जानकारी दी गई थी। देखो यहां पर ईयर हो सकता है आपको एक दो किताबों में कुछ अलग मिले, लेकिन ये ऑथेंटिक सोर्स है तो ध्यान रखेंगे। और बाकी जहां पर कोई कंफ्यूजन होता है डेट को लेके, तो वहां से डेट को लेकर क्वेश्चन आपसे कभी पूछा नहीं जाता। आगे हम बात करें राजस्थान में प्रमुख स्थल की बात करें कि जो केवल और केवल पुरा पाषाण काल से संबंधित है, तो इस पुरा पाषाण काल में जो है कौन कौन सी सभ्यताएं आती हैं। तो कई बार इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता पुरा पाषाण काल से है, या फिर मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल। तो देखो पुरा पाषाण काल की बात करेंगे तो यहां पर ध्यान रखेंगे डीडवाना पुरा पाषाण के अंतर्गत आती है और ये क्या है, सर्वाधिक प्राचीन है। दूसरी हम बात करेंगे जायल की, तो जायल जो है उसकी लोकेशन यानी कि अवस्थिति कहाँ है, नागौर में है। विराटनगर की बात करेंगे तो विराटनगर सभ्यता जो है वो कहां पर देखने को मिलती है, जयपुर में। यहां पर भानगढ़ की बात करेंगे तो भानगढ़ का संबंध जो है वो कहां से है, अलवर से। इंद्रगढ़ की बात करेंगे तो इंद्रगढ़ जो सिविलाइजेशन है यानी कि जो स्थल है ये कहां पर लोकेटेड है, तो इंद्रगढ़ है आपके कोटा में। दर की बात करेंगे तो दर कहां पर है, भरतपुर में। और ये जितनी भी हमने स्थल की बात की है ये सारे स्थल जो है वो कैसे हैं, पूरा पाषाण काल के हैं। मध्य पाषाण काल की बात करेंगे तो इसमें जो है एक तो बागौर है ना, जो कि कहां पर, भीलवाड़ा, और एक है आपकी तिलवाड़ा जो कि कहां पर है, आपकी बाड़मेर में। और दूसरी विराटनगर, ये भी आपके कहां आती है, जयपुर, ये भी आती है आपके माइक्रोलिथिक पीरियड या मैं कहूं मध्य पाषाण काल की, है ना। अब देखो ये स्थान जो है इनकी जानकारी कहां कहां पर मिली है पुरा पाषाण काल की, तो स्थान की बात करेंगे तो पुरा पाषाण काल जो है मद्रास के पास कौन सी जगह पर, पल्लवरम। और यहाँ पर मध्य पाषाण की बात करेंगे तो ये स्थान कौन से स्थान से, तो विंध्याचल पर्वत और टोंस नदी के घाटी जो है ना, यूपी में जो लोकेटेड है, इसका संबंध जो है वो नव पाषाण काल से है, इसके स्थान है। औजार की बात करें है ना, तो पुरा पाषाण काल में जो है किस प्रकार के औजार देखने को मिलते हैं या किस प्रकार के जो है साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं, तो एक तो हैंडेक्स जो आप 6th क्लास की जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो वहां पर इसके बारे में जानकारी दी गई है। दूसरा है जिसे हम कहते हैं क्लीवर, और तीसरा है आपकी चावर, और चौथा है आपकी कौन सा, चॉपिंग। अब इसी के अलावा हम माइक्रोलिथिक या मैं कहूं मध्य पाषाण काल की बात करें तो यहां पर कौन कौन से औजार हमें देखने को मिलते हैं, तो स्क्रैपर, और दूसरा हम उनसे बोलते हैं पॉइंट। वहीं नव पाषाण काल की बात करें तो देखिए यहां पर औजार के रूप में एक तो सेलट, एक आपके बसूला, और तीसरा कौन सा है आपके कुलाड़ी। यहाँ पर जीवन शैली की बात करें तो आप सभी को पता है, अगर आपको ना भी बताया जाए तो आप सभी जानते हैं कि पुरा पाषाण काल का जो व्यक्ति था वो किस प्रकार का हुआ करता था, आखेटक मतलब शिकारी हुआ करता था, हंटिंग किया करता था। दूसरी चीज की बात करें कि खाद्य संग्रह यानी कि खाद्य यानी कि भोजन जो है वो इकट्ठा हुआ करके खाया करता था, और आग से जो है यहाँ पर परिचय। मध्य पाषाण की बात करें तो मध्य पाषाण तक आते आते इसने क्या करना शुरू कर दिया, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि इसने पशुपालन करना शुरू कर दिया। वहीं नव पाषाण की बात करें तो यहां पर जो है इसने पहिए का भी आविष्कार किया, और एक हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है वस्ती में स्थायी जीवन जीना इन्होंने शुरू कर दिया था, मतलब नव पाषाण काल के लोगों ने।
अब देखो, अब बात आती है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की। तो यहाँ पर दो चीजें आपके लिए जानना जरूरी है। अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की बात करें, तो इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। कई बार ईयर आपसे पूछ लिया जाता है। इसका नेतृत्व जो है, या मैं कहूँ इसकी स्थापना का श्रेय जो है यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है। फिर राजस्थान पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1871 में हुई थी। नेतृत्वकर्ता कौन है तो ध्यान रखेंगे ACL कार्लाइल जो है इसके नेतृत्वकर्ता में। बाद में इसका क्या हुआ था, पुनर्गठन हुआ था 1902 में जॉन मार्शल के टाइम पर। आगे यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं की बात करें तो यहाँ से डेफिनेटली कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी लौह युगीन काल की सभ्यता है और कौन से ताम्र युगीन काल से संबंधित स्थल है और कौन से जो है ताम्र पाषाण से। तो यहाँ पर एक एक करके हम देखें कि ताम्र पाषाण काल की सभ्यताओं की बात करें कि इनमें कौन कौन सी आती है। तो पहली है आहड़ सभ्यता, और आहड़ सभ्यता का संबंध आपके कहाँ पर है, उदयपुर से। दूसरी है कालीबंगा जिसका संबंध हनुमानगढ़ से। तीसरी है गिलूंड जिसका संबंध राजसमंद से। चौथी है आपकी बागोर भीलवाड़ा से। बालाथल उदयपुर से और तिलवाड़ा जो है बाड़मेर से। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की बात करेंगे, कौन कौन सी ताम्रयुगीन सभ्यता है। यहां से कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। गणेश्वर जो कि सीकर में स्थित है, ये कौन सी सभ्यता किससे संबंधित है तो हम कहेंगे ताम्रयुगीन काल से। नंदलालपुरा, किराडोत और चीतवाड़ी की बात करें और ये तीनों ही स्थल जो है ये कहां पर है तो ये तीनों ही स्थल का संबंध है जयपुर से और किसके अंतर्गत आती है, ताम्रयुगीन काल के अंतर्गत। हम बात करें सावड़िया और दूसरी जगह है पुंगल, इन दोनों का संबंध है आपके बीकानेर से और ये कौन से काल में आती है, ताम्रयुगीन काल से। कुराड़ा की बात करें जिसका संबंध जो है परवत्सर नागौर से है। एलाना की बात करें जिसका संबंध जालौर से है। और कोल माहौली की बात करें जो कि कहां पर अवस्थित है, सवाई माधोपुर। तो यहाँ पर जितने भी आप स्थल देख पा रहे हैं इनका संबंध जो है वो ताम्रयुगीन काल से है। आगे हम बात करें लोह युगीन काल की, तो इसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो कई बार पूछा भी गया है, नोहो भरतपुर जो है इसका संबंध लोह युगीन से है। इसके अलावा विराटनगर, जोधपुरा है ना, जोधपुरा में कंफ्यूजन हो जाता है कि जोधपुरा है तो हो सकता है जोधपुर में होगी। जोधपुरा जो है वो कहाँ पर अवस्थित थी तो ये स्थल मिला था आपके जयपुर में। एक आती है इसमें सुनारी, और सुनारी जो है वो कहाँ पर आपके झुंझुनू में। आगे यहाँ पर देखें रेड की बात करें और नगर की, दोनों ही स्थल कहाँ पर स्थित है, टोंक में स्थित है। इसके अलावा हम बात करें नगरी की, और नगरी का संबंध जो है कहां से, चित्तौड़ से। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे ये चक 84 और इसके अलावा तरखान वाला जो है इनका संबंध कहां से, श्री गंगानगर से इनका संबंध है। तो यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखिए राजस्थान में अगर हम बात करें है ना, यहाँ पर देखिए राजस्थान में हम प्राप्त यानी कि बात करें तो हमें कहाँ मिले हैं राजस्थान में, अरावली तथा चंबल नदी घाटी क्षेत्र में। कहाँ मिले हैं, अरावली तथा चंबल नदी घाटी क्षेत्र में जो है ये मिले हैं। आगे देखिए शैलाश्रय की हम बात करें कि शैलाश्रय जो है राजस्थान में कहां से प्राप्त हुए। दूसरी हम बात करें कि शैलों में सर्वाधिक चित्रण जो है वो किसका है, आखेटक का है, यानी कि शिकार करते हुए का है। साक्ष्य की बात करें है ना, तो साक्ष्य किस किस के मिलते हैं, एविडेंस, यानी कि क्या क्या प्राप्तियां वहां से हुई हैं। तो जैसे पाषाण उपकरण हो गए, मतलब पत्थर के उपकरण हो गए। फिर इसके अलावा हम बात करें अस्थि अवशेष, अस्थि का मतलब होता है हड्डी, तो इससे जुड़े हुए अवशेष। और तीसरा क्या है आपके चित्रण। स्थान कौन कौन से हैं तो ध्यान रखिए, जैसे छाजा नदी होगी जो कि बूंदी में है, सोहनपुरा जिसका संबंध सीकर से है, हरसोरा जिसका संबंध है अलवर से, और एक है आपकी विराटनगर जयपुर से। यहाँ पर देखिए आगे हम बात करें, सबसे पहले गणेश्वर सभ्यता की बात करें, ये कहाँ पर है, नीम का थाना, नीम का थाना में लोकेटेड है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है तो ध्यान रखिए कांतली नदी के किनारे। फिर बात आती है कि ये स्थल जो है ना किस प्रकार, तो प्राक हड़प्पा कालीन ताम्रयुगीन सभ्यता जो है ये कही जाती है गणेश्वर सभ्यता। इंपॉर्टेंट क्या है कि उपनाम की बात करें कि किसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, गणेश्वर सभ्यता। भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी जो है वो किसे कहते हैं, तो भी आंसर क्या हो जाएगा, गणेश्वर सभ्यता। यानी कि ताम्र संचयी संस्कृति, या मैं कहूँ ताम्र संचयी संस्कृति सभ्यता के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है, तो भी क्या हो जाएगा, गणेश्वर सभ्यता। यहां पर आगे हम देखेंगे इसी के बारे में कि इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखेंगे रतन चंद्र अग्रवाल, और इनके साथ जो है हमें नाम देखने को मिलता है जो सहयोगी हैं विजय कुमार।
यहाँ पर ताम्र की बात करें तो यहाँ के जो प्राप्त जो उपकरण है, जो टूल्स यहाँ से मिले थे, उनमें 99% जो है प्योरिटी है, यानी कि उनमें शुद्धता जो है वो 99% है। साक्ष्य की बात करें कि यहाँ से जो है किस प्रकार की, या मैं कहूँ एविडेंस कौन कौन से मिलते हैं, तो यहाँ से जैसे तीर, भाले, सुइयां, कुल्हाड़ी और मछली पकड़ने का कांटा जो है वो यहाँ से मिला है। इसके अलावा जैसे हम बात करें मृद भांड की, है ना, मृद भांड की बात करें तो ये भी यहाँ से मिले हैं। जैसे यहाँ पर दोहरी पेचदार सिरे वाली क्या मिली है, तांबे से बनी हुई पिन जो है, उसके साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले हैं, इसी सभ्यता से देखने को मिले हैं। आगे यहाँ पर बात करें दूसरी सभ्यता, जिसका नाम क्या है, आहड़। और आहड़ जो है इसका सभ्यता, या मैं कहूँ स्थल का संबंध उदयपुर से है। सामान्य परिचय की बात करें कि कौन सी नदी के किनारे है, आयड़ या बेडच नदी, है ना, तो ये इस नदी के किनारे स्थित है। उपनाम की बात करें तो इसे जो है आघाटपुर के नाम से जो है जाना जाता है। प्राचीन काल में जो है इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता था। वर्तमान नाम की बात करें तो वर्तमान नाम जो है धूलकोट हमें मिलता है। उत्खननकर्ता की बात करेंगे तो 1953 में जो है अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा जो है यानी कि उत्खनन करवाया गया, और 1954 में जो है RC अग्रवाल के द्वारा करवाया गया। फिर हम बात करें बनास संस्कृति की, है ना, बनास संस्कृति का संबंध जो है डॉक्टर सांकलिया से है, और ये कैसी सभ्यता थी, तो ये थी आपकी कौन सी, ग्रामीण सभ्यता। आगे देखिए यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ से जो है एविडेंस कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर देखेंगे, है ना, तो यहाँ पर देखिए नारी की खंडित मूर्ति, नारी की खंडित मूर्ति की बात करें तो ये भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटें, क्या, तो यहाँ से जो है धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटें। इसके अलावा पशुपालन की बात करें जिसमें जैसे कुत्ता, हाथी, और एग्रीकल्चर की बात करें कि कृषि के साक्ष्य भी हमें मिले हैं, और कृषि में भी क्या स्पेशली चावल जो है हमें देखने को मिला है। मृतकों के कपड़े एवं आभूषणों के साथ दफनाते व्यक्ति को यहाँ पर दिखाया गया है। मृद पात्र की बात करें, है ना, अगर इसका स्थानीय नाम की बात करें जिन्हें गोरे या कोठी के नाम से जाना जाता है, तो ऐसे मृदवान जो है यहाँ से मिले हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मुद्रा पर अपोलो देवता का चित्रण जो है वो हमें कौन सी सभ्यता या कौन से स्थल से प्राप्त होता है, तो भी आंसर क्या हो जाएगा, आहड़ सभ्यता से। आगे हम बात करें टेराकोटा ब्रश, है ना, टेराकोटा ब्रशव जो है ना, टेराकोटा मतलब मिट्टी, और टेराकोटा ब्रशव जो है यानी कि बनासियन बुल की बात करें तो ये भी हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसके साक्ष्य भी हमें आहड़ सभ्यता से देखने को मिले हैं। मुख्य व्यवसाय की बात करें तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि तांबा गलाना और उपकरणों का निर्माण करना क्या था, इसके जो है यहाँ पर इनका मेन ऑक्यूपेशन था, यानी कि मुख्य व्यवसाय था। आगे देखिए यहाँ पर कालीबंगा की बात करें तो ये जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कालीबंगा का जो नाम है, इसे कालीबंगा, इसका मतलब क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। इसकी लोकेशन क्या है, तो हनुमानगढ़ में है। कैसे कै ध्यान रखेंगे, कैसे कै शुरू हो रहा है और कैसे कै, तो इसका मतलब यानी कि ये किस प्रकार की सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है, और ये जो है आपकी नगरी सभ्यता भी कहलाती है। नदी की बात करेंगे तो नदी जो है कौन सी नदी के किनारे है, आपके सरस्वती और घग्गर नदी, या सरस्वती बोले या घग्गर नदी, क्योंकि सरस्वती नदी जो है वो विलुप्त हो चुकी है। आगे हम यहाँ पर बात करें, देखिए तो आगे देखो हम बात करें इसमें कालीबंगा में, तो कालीबंगा का जो उत्खनन करता है कौन था, कौन सी नदी के किनारे स्थित थी, तो अभी हमने बात की कि कालीबंगा सभ्यता जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये है आपकी कौन सी नदी के किनारे, सरस्वती, या हम कहें उसका क्या, सरस्वती या फिर घग्गर नदी। शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो हमने बात की कालीबंगा, और जिससे हमने क्या बोला है, काले रंग की चूड़ियां कहा है, क्या बोला है, काले रंग की चूड़ियां। अब ध्यान रखिए उपनाम, है ना, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीनहीन बस्ती के नाम से जो है कौन सा स्थल प्रसिद्ध है, कौन सी सभ्यता, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा। सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी जो कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था, तो भी आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा। और यहाँ पर जो है खोज की बात करें तो काफी फेमस है, इसका सबको पता भी रहता है कि 1952, कई जगह 1953 भी देखने को मिलता है, तो जहाँ कंफ्यूजन होता है ईयर में जो पूछा नहीं जाता, तो पहली बार इसकी खोज जो है वो अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी।
फिर इसके अलावा बात करें कि 1961 से और 1969 के अंतर्गत जो है 2 व्यक्तियों के द्वारा जो है इसका उत्खनन यानी कि एक्सकवेशन करवाया गया, और वो 2 व्यक्ति कौन थे, बीबी लाल और बीके थापर। इसी से रिलेटेड अगर हम बात करें कि यहाँ से अवशेषों की बात करें तो प्राक हड़प्पा कालीन जो है अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, और हड़प्पा कालीन, इसके अलावा उत्तरकालीन हड़प्पा कालीन जो है यहाँ से हमको अवशेष प्राप्त होते हैं। साक्ष्य की बात करें तो यहाँ से जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि कालीबंगा से या कालीबंगा सभ्यता से कौन से अवशेष मिलते हैं, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य जो हमें देखने को मिलते हैं कालीबंगा सभ्यता से। इसके अलावा हम बात करें लकड़ी की नालियां, तो लकड़ी की नालियां जो है वो भी कालीबंगा सभ्यता। भूकंप की बात करें ना कि दीवारों में जो भूकंप दीवार जो है उनमें जो है दरार पाई गई थी, जिसके कारण जो है यहाँ पर अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर क्या आता होगा, भूकंप के कारण जो है दीवारों में दरार पड़ी होगी। तो भूकंप के सर्वप्रथम साक्ष्य कौन सी जगह से मिलते हैं, कालीबंगा सभ्यता से। फिर अगर बात करें कपाल छेदन शल्य क्रिया जो है ये इसके साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले, कालीबंगा से। मात्र सत्तात्मक परिवार, यानी कि आपसे पूछ लिया जाए कि कालीबंगा सभ्यता जो है वहां का समाज किस प्रकार का हुआ करता था, तो समाज था आपके मातृ सत्तात्मक। आगे हम बात करें, देखो यहां से अग्नि वेदिकाएं, क्योंकि अग्नि वेदिकाएं तो कई जगह से भी मिली है, लेकिन 7 अग्नि वेदिकाओं की बात करेंगे तो 7 अग्नि वेदिका यहाँ पर जो है हमें कालीबंगा सभ्यता से देखने को मिलती है। बेलनाकार तंदूर की बात करेंगे तो बेलनाकार तंदूर की जानकारी भी हमें कालीबंगा सभ्यता से देखने को मिलती है। इसके अलावा मैंने कहा कि मिश्रित खेती, यानी कि एक ही जगह दो फसलों के उगाने के साक्ष्य भी हमें कहां से मिलते हैं, कालीबंगा से मिलते हैं। इसके अलावा ध्यान रखेंगे सैंधवकालीन लिपि, यानी कि जिसे हम बुस्ट्रोफेदन लिपि के नाम से भी जानते हैं, उसके साक्ष्य भी हमें यहां से मिलते हैं। दोहरी फसल मैंने आपको बता दिया ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी, और यहां पर मुख्य फसल गेहूं और जौ। वर्ष 1961 में बात करेंगे तो डाक टिकट जो है जारी किया गया 90 पैसे का, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। और कालीबंगा संग्रहालय की बात करें तो 1985 या कई जगह 86 भी मिलता है, इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखो अगली सभ्यता की बात करें, बालाथल सभ्यता, कहाँ से इसका संबंध है, तो उदयपुर में। नदी की बात करें, कौन सी नदी के किनारे है, बेडच नदी के किनारे स्थित है। खोज की बात करेंगे तो इसकी खोज की गई थी V.N. मिश्र के द्वारा। उत्खनन करता कौन थे, यानी कि एक्सकवेशन किसके द्वारा करवाया गया, तो एक तो V.N. मिश्र थे, इसके अलावा यहाँ पर V.S. सिंधे, R.K. जो है मोहंते, और इनके अलावा देव कोठारी जो है, ये सारे क्या थे, एक्सकवेशन इनके द्वारा करवाया गया था। ये जो है ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। आगे से जुड़े हुए तथ्यों की बात करें कि यहाँ से प्रमुख साक्ष्य किसके मिले थे, योगी मुद्रा में जो सबादन जो है ये हमें कहाँ से देखने को मिलता है, तो इसी सभ्यता से। कपड़ा बुनने की जानकारी, कुष्ठ रोग के प्रमाण, सांड की आकृतियां है ना जो कि मिट्टी से बनी हुई थी, 11 कमरों का विशाल भवन, और आजीविका के लिए क्या करते थे, एग्रीकल्चर भी करते थे, इसके लिए हंटिंग भी, और यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि तीनों के साक्ष्य भी हमें कहाँ को देखने को मिलते हैं, इसी सभ्यता से देखने को मिलते हैं। आगे है अपनी कौन सी, बैराट सभ्यता, और आपको पता होगा कि बैराट सभ्यता जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये थी आपके जयपुर में। नदी की बात करेंगे, कौन सी नदी के किनारे, तो बाण गंगा नदी के किनारे स्थित है। किस प्रकार की सभ्यता थी, तो लोह युगीन सभ्यता थी, जिसे हम ग्रामीण संस्कृति भी कह सकते हैं कि यहाँ की ये जो है यहाँ का परिवेश कैसा था, यानी कि ग्रामीण संस्कृति थी। प्राचीन नाम की बात करेंगे तो प्राचीन नाम कैसा है, विराटनगर, मतलब प्राचीन नाम इसका विराटनगर था। उत्खननकर्ता कौन से हैं, तो ध्यान रखेंगे एक तो थे आपके कौन से, दयाराम साहनी, इन्हीं के साथ थे नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित। यहाँ से अवशेष की बात करें तो यहाँ से मौर्यकालीन अवशेष भी हमें देखने को मिलते हैं, उत्तर मौर्यकालीन के अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं, तथा यही नहीं कुषाण कालीन जो है साक्ष्य हमें कौन सी सभ्यता से, तो वैराट सभ्यता से देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए अगर बात करें बीजक पहाड़ी है ना और भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी, तो इनका संबंध भी यही से। यहाँ पर देखो बीजक पहाड़ी की बात करें तो कैप्टन बर्ड के द्वारा कब खोजा गया था, वर्ष 1837 में। और यहाँ पर जो है आपने एक शिलालेख का नाम सुना होगा, भाब्रू शिलालेख, जो कि कहाँ पर रखा हुआ है, कलकत्ता संग्रह में रखा हुआ है। इस यहाँ पर जो है इस भाब्रू शिलालेख में क्या बताया गया था कि अशोक जो है ये कौन था, मगध का राजा था, है ना। और इसी में जो है हमें बुद्ध धम्म संघ जो है इसकी जानकारी मिलती है, और साथ ही गोल मंदिर, स्तूप और मठ, इन सबकी जानकारी किससे मिलती है, तो शिलालेख से। और शिलालेख का नाम क्या है, भाब्रू शिलालेख। भीम डोगरी की बात करें तो इसकी खोज की गई थी 1871 में कालाइल के द्वारा, ठीक है। आगे हम बात करें यहाँ से
साक्ष्य की। तो क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, तो देखो एक तो इसमें मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया गया था भवन निर्माण के लिए। यहाँ से जो है 36 मुद्राएं हमें देखने को मिलती हैं। और चमकीले मृत पात्र की बात करें या शंख लिपि की बात करें या मुगल कालीन टकसाल के प्रमाण की बात करें तो ये भी क्या होते हैं, इसी सभ्यता से हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि जो वैराट सभ्यता है वहीं पर बीजक पहाड़ी भी है, डूंगरी पहाड़ी भी है, तो ये जो है वहीं का पार्ट है। रेड सभ्यता की बात करें, ये कहाँ पर, टोंक में है, और ये किस प्रकार का है, तो लो युगीन स्थल है। नदी की बात करें तो कौन सी नदी है, ढील नदी के किनारे स्थित है। उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया, दयाराम साहनी के द्वारा, और इनके साथ कौन थे, डॉक्टर केदारनाथपुरी। उपनाम की बात करें तो यहाँ से काफी फेमस जो है स्टेटमेंट पूछा जाता है कि प्राचीन भारत का टाटा नगर जो है वो कौन सी सभ्यता या कौन से स्थल को, तो ध्यान रखेंगे रेड जो टोंक में है ना, क्योंकि यहाँ से भी लोह उपकरण और वस्तुएं प्राप्त हुई थी। और एविडेंस की बात करें तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 3075 जो है आहत गुफाएं और 300 मालव जनदीप जो है यहाँ से क्या मिले थे, जनपदीय सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए थे। अपोलोडोटस का अंकन जो है यानी कि एक सिक्का जो है यहाँ से प्राप्त हुआ। यक्षिणी की प्रतिमा जो है ये भी हमें कहाँ से मिली थी, रेड टोंक से, और ये भी आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रिंग वेल्स वाले मृदभांड की बात करें तो ये हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, रेड टोंक से। आगे देखिए यहां पर हम बात करें कि और क्या मिला था, तो एशिया का सबसे बड़ा सिक्का भंडार जो है वो भी हमें रेड टोंक से प्राप्त हुआ था। और इसके अलावा मालव जनपद की मुद्राएं और लोह सामग्री का भंडार जो है ये भी हमें मिला था रेड टोंक से। आगे देखिए बागोर की बात करें, बागोर पहली बात तो बागोर स्थल जो है वो कहां पर स्थित है, तो भीलवाड़ा में। ये किस प्रकार की सभ्यता है, तो मध्य पाषाण कालीन सभ्यता स्थल है। दूसरी चीज अगर इससे रिलेटेड जो है बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करें, बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होगा, तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, कोठारी नदी के किनारे। उत्खनन की बात करें तो डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा उत्खनन करवाया गया। इसे जो है हम क्या बोलते हैं, आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, बागोर भीलवाड़ा को। आगे देखिए अन्य की बात करें, यहां से जो है क्या एविडेंस मिले हैं, तो मध्य पाषाण कालीन के जो है लघु आकार के जो है पाषाण उपकरण यहां से हमें देखने को मिले हैं। प्राचीनतम, देखो ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट है कि प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य जो है वो कहां से देखने को मिलते हैं, बागोर स्थल से। इसके अलावा पाषाण उपकरण जो है ये भी कहां से हमको मिले हैं, ये भी मिले हैं बागोर से। तो देखो पाषाण उपकरण तो फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन ये जो है क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए ये रंग महल की बात करें तो रंग महल जो है ये कहां पर स्थित है स्थल, तो हनुमानगढ़ में स्थित है। ये जो है ताम्र युगीन सभ्यता है। नदी की बात करेंगे तो कौन सी नदी के किनारे है, सरस्वती नदी यानी कि घग्गर नदी के किनारे। उत्खनन की बात करेंगे तो उत्खनन जो है वो डॉक्टर हन्नारिक जो कि स्वीडिश की सहायता से किया गया था। अवशेष की बात करेंगे तो यहाँ से एविडेंस जो है वो सैंधव कालीन भी मिले हैं, पूर्व गुप्त कालीन भी मिले हैं। इसके अलावा कुषाण कालीन जो है यहाँ से अवशेष हमें देखने को मिले हैं। ये भी आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गुरु शिष्य की मूर्ति जो है वो हमें कहां से मिली थी, रंग महल से मिली थी। पंचमार्क मुद्रा है ना, पंचमार्क मुद्राएं जो हैं ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये भी कहां से मिला था, रंग महल से। पंचमार्क मुद्रा का मतलब क्या है कि जो कॉइन्स जो होते थे सिक्के उन पर जो है 5 विशेष प्रकार की चित्रों का जो है अंकन किया जाता था, तो इसीलिए हम 5 पंचमार्क मुद्राएं। 3 बार उजड़ने व बसने के प्रमाण जो है वो कौन से सभ्यता से देखने को मिलते हैं, रंग महल से। गंधार शैली की जो मृण मूर्तियां हैं यानी कि मिट्टी से बनी हुई जो मूर्तियां हैं वो भी रंग महल से देखने को मिलती हैं। आगे देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर रिवीजन करना चाहें कुछ और सभ्यताओं के बारे में तो यहाँ पर हम इसकी थ्रू जो है कर सकते हैं। जैसे हनुमानगढ़ की बात करें तो यहाँ पर एक तो रंग महल, बड़ोपल की बात करें, डावरी या फिर कालीबंगा, इनका संबंध कौन से जिले से है, हनुमानगढ़ से। जैसे हम जयपुर की बात करें तो जोधपुरा जो कि सावी नदी के किनारे स्थित है, विराटनगर हो गया, झर हो गया, किराडोत हो गया। इसके अलावा भरतपुर की बात करें तो यहाँ पर जो है मला, इसके अलावा जो है नौह सभ्यता या नौह स्थल। जैसे हम सवाई माधोपुर की बात करें तो सवाई माधोपुर में कोल महाली। टोंक की बात करें तो रेड यानी कि नगर। और इसके अलावा बूंदी की बात करें तो कौन सी सभ्यता, नैनवा सभ्यता, झालावाड़ सभ्यता है ना। और इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें चित्तौड़गढ़ में तो कौन सी सभ्यता, नगरी सभ्यता। यहाँ पर देखिए उदयपुर में देखने को मिलती है कौन सी, आहड़। और इसके अलावा ईसबाल सभ्यता। यहाँ पर भीलवाड़ा की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सी मिलती है, ओजियाना। कौन सी है, तो ये मिलती है हमें यहाँ पर ओजियाना, ओजियाना। जालौर की बात करेंगे तो जालौर में जो है भीनमाल।
और इसके अलावा बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में कौन सी, तिलवाड़ा। नागौर की बात करेंगे तो नागौर में आपको 3 याद रखनी है, कौन कौन सी, फर्स्ट है आपकी कुराड़ा, जायल और इसके अलावा कौन सी है, पलाना। झुंझुनू की बात करेंगे तो वहां से जो है एक ही अपने को याद रखनी होती है, उसका नाम क्या है, सुनारी। क्या नाम है, सुनारी। तो इस प्रकार जो है आप क्या कर सकते हो, इसके माध्यम से रिवीजन कर सकते हो। कुछ ऐसी अन्य सभ्यताएं जहां से कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे विराटनगर की बात करें है ना, यहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा, बाढ़ गंगा नदी के किनारे। रेड टोंक की बात करें तो ढील नदी के किनारे। रंग महल हनुमान नगर की बात करें, सरस्वती नदी। नोह भरतपुर, रूपारेल नदी। बालाथल उदयपुर, आयड बेडच नदी। बागोर भीलवाड़ा तो जो है कोठारी नदी। गिलुंड राजसमंद की बात करें तो बनास नदी के किनारे। जोधपुरा जो है वो कौन सी नदी के किनारे, साबी नदी और जयपुर में स्थित है। गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो कांकली नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर देखिए, अगर आपको जो है क्या करना है, हमारा आरएस प्रीलियम 2024 के लिए 5000 है ना, 5000 MCQ जो है यहाँ पर निर्मल बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। और इसमें जो है 2 डेज फ्री डेमो क्लासेस रहेगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ स्टैंडर्ड के साथ, तो स्टैंडर्ड जो है बैच आप खरीद सकते हो, जो कि आपके 3000 रुपये का है। इसके अलावा प्राइम बैच की बात करें तो प्राइम बैच जो है वो कितने का है, 5500 रुपये का है, और 2 दिन जो है डेमो क्लासेस फ्री रहेगी। और आपको जो भी बैच परचेज करना है अगर, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, उन पे जो है क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। और ऐसे ही अन्य यूजफुल वीडियो के साथ कल से फिर मैं वापस हाजिर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।